तो गाइज आपने ये एनीमे तो काफी बार देखा ही होगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर इसके सीजन 2 की ना के बराबर वीडियोस है। सो मैंने इनिशिएटिव लिया है सोलो लेवलिंग के सीजन 1 और सीजन 2 को एक्सप्लेन करने का। तो इस जर्नी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। और हाँ, अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन ऑलरेडी देखा हुआ है तो वापस से देख लो यार, एक रिकैप हो जाएगा। तो पॉपकॉर्न चिप्स ले लो और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनीमे को। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब अर्थ पर कुछ डायमेंशनल पोर्टल्स ओपन होने लगे। इन डायमेंशनल पोर्टल्स में से कुछ मैजिकल बीस्ट बाहर आने लगे थे। इन पोर्टल्स को डंजन कहा जाने लगा, लेकिन ये दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि ह्यूमैनिटी के आगे ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल थे और नॉर्मल वेपन्स का इन लोगों पर कोई भी असर नहीं होता था। तभी कुछ लोग नोटिस करते हैं कि इनके अंदर भी मैजिकल एबिलिटीज अवेकन हो चुकी है, जो कि इन लोगों को इन मॉन्स्टर से लड़ने में मदद करती है। तो इन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा और फिर इन हंटर्स की अलग अलग रैंक होने लगी, जिसमें कि सबसे टॉप पर आती है एस रैंक और सबसे लोएस्ट ई रैंक। और ऐसा बोला जाता है अगर एक बार एक हंटर की पावर्स अवेकन हो चुकी है और उसे एक रैंक अलॉट हो चुकी है तो वो कितना भी ट्राई कर ले उसके पास से उसकी रैंक नहीं जा सकती। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक आइलैंड पर, जहाँ पर कुछ आंट मॉन्स्टर कुछ हंटर्स के साथ फाइट कर रहे थे। ये आंट्स वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी कि ये कुछ डी रैंक हंटर्स और सी रैंक हंटर्स का कचुम्बर बना रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है एक व्हाइट कलर की आंट और ऐसा लग रहा था मानो कि ये आंट तो इनकी क्वीन हो। सभी हंटर्स परेशान थे। ये अपनी मैजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसका इन आंट्स पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और तभी इन लोगों में से एक हंटर मरने की कगार पर होता है। क्या मैं मर रहा हूँ? मुझे नहीं मरना, प्लीज कोई मेरी जान बचा लो। और तभी वहाँ पर एक मेज आता है जिसकी की स्पेशलिटी थी हीलिंग मैजिक। वो उस बंदे को तुरंत ही हील कर देता है। क्या ये ऐसा हीलिंग मैजिक इस दुनिया में कहाँ से आया? और ये जो बंदा मेरे आगे खड़ा है, कहीं ये एस रैंक हंटर तो नहीं? और तभी उस हंटर के ऊपर बहुत सारी आंट्स हमला करती है, लेकिन इस हंटर की जान बचाने के लिए इसके दोस्त आगे आ गए थे, जो कि एक ही इंस्टेंस में उन आंट का काम तमाम कर देते हैं। अब ये और इसका एक साथी मिलकर बहुत सारी रेड आंट्स को खत्म कर देते हैं। सारे लो रैंकिंग हंटर्स इनकी फाइट देखकर काफी खुश थे। ये एस रैंक हंटर्स इतने पावरफुल कैसे होते हैं? जिन आंट से लड़ने में हमारे 2 से 3 जने लग रहे थे, उन आंट्स को ये बंदे एक एक मुक्के में मार रहे हैं। अब थोड़ी देर में वे लोग उस सफेद आंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें भी लग रहा था कि ये बॉस होगी, तो वे जाकर उसे लड़ने लगते हैं। और दोनों एस रैंक हंटर्स काफी मुश्किल से इसे लड़ रहे थे। एक उसका हाथ तोड़ने की कोशिश करता है और दूसरा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये हंटर्स इससे हार जाएंगे। और वाकई में थोड़ी देर की लड़ाई के बाद हमारे एस रैंक हंटर्स ने आंट को मार दिया था, लेकिन वहाँ पर और काफी सारे व्हाइट आंट आने लगते हैं। हाँ, तो मैंने सही सोचा था, वो इनकी लीडर नहीं थी। अब आएगा ना मजा। और ऐसा बोलने के बाद वे दोनों जने मिलकर पावर अप करते हैं और देखते ही देखते काफी सारी आंट्स का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन इतना सब काफी नहीं था, क्योंकि इस आइलैंड पर एक पूरी की पूरी आर्मी थी जिसने की ऑलरेडी इस पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। तो फिर मजबूरन इन लोगों को यहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है। अब उस आइलैंड की आर्क के बाद जो हंटर्स थे उन्हें काफी बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन उन लोगों ने वापस से कभी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक छोटे से डंजन में रेड होने वाली थी और इस रेड में काफी सारे छोटे छोटे हंटर्स आए हुए थे, जिनमें से कि एक है हंटर जिनबू, जो कि जब आता है तो हम देखते हैं कि इस भाई के मुंह पर काफी सारी चोट लगी हुई है। लेकिन जब ये चल रहा था तो सारे लोग इसका हालचाल पूछ रहे थे। साइड में खड़े 2 हंटर, जिनमें कि पहला था हंटर किम और दूसरा हंटर पार्क, जिन्हों उन लोगों के सामने से जाता है। और पार्क ये देखकर काफी हैरान था कि सभी लोग इसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। तो फिर वो हंटर किम से इसके बारे में पूछता है। तब हंटर किम बताता है, तुम्हें भी लगा कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, देखो सारे लोग उससे कैसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ सोचने वाले हो। दरअसल तुम्हें उसके शरीर की चोटें दिख रही है। हाँ, किसी हाई रैंकिंग बॉस से भिड़ गया था क्या? अरे नहीं,
क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ई रैंक गेट में इसे इतनी सारी चोटें लगी? क्या क्या वाकई में? हाँ, और इसे ह्यूमैनिटी का सबसे कमजोर हंटर भी बोला जाता है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए? हो सकता है वो हमारी बातें सुन ले और उसे बुरा फील हो। अब सुनकर क्या फायदा, अब तो मैंने सुन ही ली। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मान चुका हूँ कि मैं इतना वीक हूँ। लेकिन मुझे इनकी कमेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब तभी जिन्वू के आगे आ जाती है एक जूही नाम की दूसरी हंटर। जूही एक हीलर थी और ये भी जिन्वू के साथ इस छोटी सी रेड में हिस्सा ले रही थी। जूही और जिन्वू पहले से एक दूसरे को जानते थे और जूही जिन्वू से बात करती है। और जब उसे पता लगता है कि जब जिन्वू पिछली रेड में गया था, जो की थी एक ई रैंकिंग रेड, तो उसमें इसके टीममेट्स को लगा कि इतने लो लेवल पर किसी हीलर की क्या ही जरूरत है। और जिन्वू काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, तो उसे लगता है कि वे हंटर्स जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ताकि वो ये प्रिटेंड कर सके कि हमारे जिन्वू कितना ज्यादा कमजोर है। और जूही को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जिन्वू उसे शांत करता है। और थोड़ी ही देर बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ये लोग उस डंजन के अंदर एंटर करने वाले हैं। वहाँ पर एक सी रैंकिंग हंटर आता है जिसका की नाम था हंटर सॉन्ग, क्योंकि ये जिस डंजन में जा रहे थे वो था एक डी रैंकिंग गेट। तो एक सी रैंकिंग हंटर इजीली इन्हें लीड कर सकता है। और वाकई में हंटर सॉन्ग इन लोगों का लीडर था, जो कि इन लोगों को कमांड देता है। और फिर ये सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। बाहर जिन्वू अपने पास से एक खंजर को निकालता है और उसे देखकर सोचता है, मुझे पता है मैं ह्यूमैनिटी का सबसे कमजोर हंटर हूँ, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ता जब तक मैं अपनी फैमिली का पेट पाल पा रहा हूँ। ये खंजर ये मैंने काफी सस्ते में खरीदा था, इसमें ना के बराबर मैजिकल एबिलिटीज है। लेकिन आज मैं एक न एक मॉन्स्टर को मारकर थोड़ा बहुत पैसे कमा लूंगा। और ऐसा गोल लेने के बाद वो उस डंजन के गेट में एंटर हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के HQ में देखते हैं, जहाँ पर पूरे हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बैठा था। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है, क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं? इस चेयरमैन का नाम है गो गुन ही, जिसे कि हम प्यार से गुन बुलाने वाले हैं। तो चेयरमैन बोलता है, हाँ वो अभी मेरे काफी बड़ी कंपनीज के साथ मीटिंग थी। वो दरअसल वे चाहते हैं कि क्योटो में जो भी डंजन ब्रेक हुआ है वहाँ की सारी लूट मैं उन लोगों को सप्लाई करूँ, जबकि वे लोग अच्छे से जानते हैं कि डंजन ब्रेक के दौरान सारे माना स्टोन्स गायब हो जाते हैं। उन लोगों को इन माना स्टोन्स की इतनी क्या जरूरत है? वो जैसा कि तुम्हें पता होगा, ये जो माना स्टोन है ये एक मॉन्स्टर से हमें मिलते हैं जब हम उसका काम तमाम करते हैं। इनके अंदर काफी एक्सेप्शनल मैजिकल एबिलिटीज होती है। जितना तगड़ा मॉन्स्टर उतनी ज्यादा एबिलिटीज। तो वे कंपनीज ये ट्राई कर रही है कि वे इसकी इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ रखे है उसमें थोड़ी शांति मिले। और इस तरफ हम देखते हैं डंजन में, जहाँ पर हमारे जिन्वू ने अपनी जिंदगी का पहला किल करा था। मैंने फाइनली एक गोब्लिन को मार दिया। आई नो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला माना स्टोन कलेक्ट करा है। लेकिन तभी जिन्वू के ऊपर एक दूसरा गोब्लिन हमला करता है, जिसे कि जिन्वू काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और तभी वो जो गोब्लिन था उसके ऊपर जिन्वू अपने उस डैगर से ही हमला करता है। लेकिन दिक्कत तो अभी यहीं पर आ गई थी, क्योंकि जिन्वू का जो डैगर था वो टूट गया था। और ये जो गोब्लिन है इसकी जो स्वॉर्ड थी वो जिन्वू के पेट के आर पार हो गई थी। हंटर पार्क और जूही ये देखकर हैरान हो जाते हैं और हंटर पार्क तुरंत ही आगे बढ़कर हमारे जिन्वू को रेस्क्यू कर लेता है। और जूही अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है। जिन्वू ये देखता है सारे हंटर्स मेरे से कितने ज्यादा स्ट्रोंग है, मैं इतना वीक कैसे रह गया, मुझ में ही कुछ कमी होगी। अब जिन्वू थोड़ी ही देर बाद पूरी तरीके से हील हो गया था। जूही उसे डांटते हुए बोलती है कि चल तुम्हें पता है कि तुम इतने स्ट्रोंग नहीं हो, तुम क्यों लड़ते हो? क्यों ना तुम बस सामान कैरी करने में मदद करो और इन लोगों को लड़ने दो। मुझे माफ करना, मुझे माफी की जरूरत नहीं है तुम्हारी, बस आगे से थोड़ा ध्यान से लड़ना। अब ये लोग आगे जाते हैं और एक हंटर बताता है कि आगे इन लोगों को एक केव मिली है। ये कैसी केव है? आज तक हमने ऐसा कुछ किसी डंजन में तो नहीं देखा।
मिस्टर सॉन्ग कहिए, एक डबल डंजन तो नहीं? एक डबल डंजन, इसके बारे में तो मैंने भी पहली बार सुना है, क्योंकि नॉर्मल डंजन में जब हम उसके बॉस को बीट करते हैं तो हम तुरंत ही डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हमें इस डंजन के केव के अंदर जाना ही होगा। काफी सारे हंटर्स ये चाहते थे कि वे लोग यहाँ से वापस चले जाए और गिल्ड को रिसर्च करने दे, लेकिन मिस्टर सॉन्ग सभी को बोलता है यहाँ पर जो भी डिसीजन होने वाला है वो लेगी मेजोरिटी। तो हाथ खड़ा करो, कितने लोग फेवर में है कि हमें अंदर जाना चाहिए और कितने लोग मना कर रहे हैं। सभी लोग हाँ भरते हैं और कुछ लोग मना भी करते हैं। वोट इक्वल आ चुकी थी और जो डिसीजन था वो था जिन्वू के ऊपर। जिन्वू को याद आता है मेरी मोम, उनका इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मेरी बहन, उसकी 3 महीने की कॉलेज की फीस रही हुई है। ये एक मौका है जो कि मुझे और पैसा कमाने में मदद करेगा, तो मैं फेवर में हूँ। और सिर्फ जिन्वू की वजह से ही ये सारे डबल डंजन के गेट के अंदर एंटर हो रहे थे। जूही जिन्वू पर काफी गुस्सा थी, लेकिन फिर भी ये सभी लोग चले जा रहे थे। इन्हें चलते चलते लगभग 40 मिनट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये कहीं पर नहीं पहुंचे थे। और जब ये लोग आगे जाते हैं तो वहां पर था एक टेम्पल का गेट। मिस्टर सॉन्ग वहां का गेट खोलते हैं और जब वे लोग वहां पर एंटर होते हैं तो जगह काफी ज्यादा बड़ी थी। इन सभी में से एक भी जना कभी ऐसे डंजन में नहीं आया था। आसपास काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी थी और इन सभी के बीच एक ऐसी मूर्ति बैठी थी जो कि ऐसा लग रहा था मानो कि इन मूर्ति की किंग बैठी हो। तभी मिस्टर सॉन्ग का ध्यान यहाँ पे पड़े एक मैजिकल सर्कल पे जाता है। ये एक मैजिकल सर्कल है सर, जल्दी आइए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। और वहाँ पर किसी एंशिएंट स्क्रिप्ट में टेम्पल के रूल्स लिखे हुए थे, जिसमें कि लिखा हुआ था कि ये जो टेम्पल है ये है कमेंडमेंट्स ऑफ कैंटीनियन टेम्पल। तभी जूही जिन्वू के पास आती है और बोलती है, जिन्वू मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मानो वो मूर्ति मेरी तरफ घूर रही हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है जूही, तुमने ये सारी चीजें इमेजिन करी होगी। मेरी वो चोट तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है। लेकिन तभी उस डंजन का जो गेट था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। हम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी जाकर इस गेट को खोल कर आता हूँ। और एक हंटर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट को टच करता है एक मूर्ति हिलती है और उसका काम तमाम कर देती है। सभी लोगों के बीच दहशत फैल गई थी। ये क्या हो गया? ये एक डी रैंक हंटर था जिसे कि इस मूर्ति ने एफर्टलेसली हरा दिया। हम मरने वाले हैं। अब तभी जिन्वू का ध्यान जाता है वहां पर बैठी किंग के मूर्ति पर, जो कि एकदम से एक फायर ब्लास्ट को कास्ट करती है, जिसकी की वजह से आधे हंटर्स तो वहीं पर मर गए थे और हंटर सॉन्ग का एक हाथ कट गया था। हंटर सॉन्ग जूही से हीलिंग मैजिक का यूज करने के लिए आया था, लेकिन जूही जो थी वही शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। तो जिन्वू उसकी फर्स्ट एड करता है। लीडर सॉन्ग बताता है, मैं पहले भी काफी सारे ए रैंकिंग डंजन्स में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई इतना स्ट्रॉन्ग मोस्टर नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये जो डंजन है ये एक एस रैंक डंजन है। लेकिन तभी उसके साथ का एक हंटर पावर अप करने लगता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ एक हंटर बनने के लिए, और इसके बाद मैंने काफी बड़ी गिल्ड को ज्वाइन भी करा था। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा? अगर मेरी जान जाने ही वाली है तो मैं तुम लोगों की जान लेऊंगा। और ऐसा बोलकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक फायर अटैक से सिर्फ और सिर्फ उसके 2 पैर बचते हैं। ये क्या हुआ? वो तो चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो लड़ने वाला हो, लेकिन वो एस्केप कर रहा था। ये लोग हमें एस्केप भी नहीं करने दे रहे। अब जिन्वू को तभी एक चीज याद आती है और फिर वो कार्टिनियन टेम्पल की कमेंडमेंट्स को याद करता है, जिसमें कि पहला रूल लिखा था भगवान की सेवा करो। तो वो जब उठकर मूर्ति की तरफ बढ़ता है तो मिस्टर सॉन्ग उसे रोकता है, लेकिन जिन्वू को पता था कि वो क्या करने वाला है। और जैसे ही मूर्ति उस पर अटैक करने वाली थी, जिन्वू उसके आगे सर झुका लेता है, जिसकी की वजह से उसकी जान बच गई थी। तुमने कोई रिसर्च करी है क्या? अगर करी है तो हमारे साथ शेयर करो। ये यहाँ का गॉड है, जब तक हम इसके आगे सर झुका कर रखेंगे ये हमें नहीं मारने वाला। और अब सभी लोग एक एक कर उस मूर्ति के आगे सर झुकाने लगते हैं और तभी वो मूर्ति एक काफी क्रीपी स्माइल देती है। मिस्टर पार्क उसकी एक्सप्रेशन देखकर डर जाता है, लेकिन वो जल्दी ही खड़ा हो गया था। ये अब हमारे पर अटैक नहीं कर रहे, जल्दी सारे खड़े हो जाओ। और सभी लोग खड़े होते हैं, लेकिन जिन्वू को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। और तभी वो गॉड वाली जो मूर्ति थी वो खड़ी हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछता है, जिन्वू तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है।
लेकिन दूसरी कमेंटमेंट थी कि गॉड की तारीफ करो। तभी एक दूसरा हंटर आगे आता है और बोलता है, मैंने माइथोलॉजी पढ़ रखी है और मुझे तारीफ करनी आती है। और ऐसा बोलने के बाद वो गॉड की तारीफ करने लगता है। लेकिन वो जो गॉड था उसने उस बंदे का काम तमाम कर दिया था। सभी लोग वापस से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। एक एक कर हंटर्स मर रहे थे। जो लोग भाग रहे थे उनके पीछे से मूर्तियां उन्हें मार रही थी और जो लोग नहीं भाग पा रहे थे उन्हें किंग अपने पैरों तले दबा रहा था। अब जिनवू जूही को अपने साथ लेकर भाग रहा था और वो अपना पूरा दिमाग 200 की स्पीड में भगा रहा था। तब वो देखता है जिन स्टैचूज के पास वेपन है सिर्फ वही हमला कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टैचूज है जिनके की हाथ में गाना बजाने वाले इक्विपमेंट्स है। तो वो सभी लोगों को उन स्टैचूज के पास भागने के लिए कहता है और जब ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के पास जाते हैं तो वो गाना बजाने लगते हैं। लेकिन जिनवू और जूही दोनों एक ही स्टैचू के आगे आए थे तो वो गाना नहीं बजाता और फिर जिनवू वहाँ पर जूही को छोड़कर भागता है। बड़ी वाली मूर्ति जिनवू के पीछे पड़ गई थी लेकिन वो धीरे धीरे कर घायल होते होते उस मूर्ति के पास पहुंच गया था, जिसकी की वजह से वो स्टैचू जो है वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। जूही उसके पास आती है और जिनवू को पता चलता है। भागते भागते जिनवू का एक पैर कट चुका है। जूही वापस से उसे हील करने लगती है लेकिन जूही भी ऑलरेडी काफी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर चुकी थी। अब सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ से कैसे भागना है। तभी वहाँ पर एक ऑल्टर आ जाता है और जिनवू सभी को बताता है, आप वो ऑल्टर देख पा रहे होगे, मुझे तीसरी कमांडमेंट याद आई है। इसमें कुछ सेक्रीफाइस के लिए लिखा हुआ था। लग रहा है हमें उस ऑल्टर में हम में से कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना है ताकि हम में से कुछ लोगों की जान बच सके। हंटर किम अपनी तलवार को निकालता है और मिस्टर सोंग के गले पर रख देता है। तुमने फाइनल डिसीजन लिया था इस डंजन में आने का, तो तुम ही अब सेक्रीफाइस होने वाले हो। क्या मैं अकेला था? क्या तुमने मेरे इस डिसीजन का सपोर्ट नहीं करा था? लेकिन फाइनल कॉल तो तुम्हारी थी ना, अब तुम ही सेक्रीफाइस होगे। अब जब मिस्टर सोंग ऑल्टर के अंदर जाता है तो वहां पर एक सिंगल फायर लगती है। हंटर संग देखता है और फिर दो दूसरे हंटर्स को बोलता है, क्या तुम लोग मुझे उस ऑल्टर तक लेकर जा सकते हो? मुझे उसमें कुछ देखना है। और जब वे लोग उस ऑल्टर के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर 3 और फ्लेम्स जल जाती है। क्या तुमने कुछ फिगर आउट करा? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो हम यहाँ से एस्केप कैसे करेंगे? हमारे पास कोई रेस्क्यू करने भी नहीं आ सकता क्योंकि किसी के पास ये रिपोर्ट ही नहीं होगी और हम डंजन ब्रेक का भी वेट नहीं कर सकते क्योंकि उसे होने में 7 दिन का टाइम लगता है। इसका मतलब है हम फेल हो चुके हैं। तभी जिनवू बोलता है, सभी लोग अंदर आओ। हो सकता है हम सभी को यहाँ पर खड़ा होना हो ताकि इस सर्कल की सारी फ्लेम्स जल सके। और जैसे ही सभी अंदर आते हैं तो आसपास काफी सारी फ्लेम्स जलने लगती है और वहाँ का गेट भी खुल जाता है और धीरे धीरे कर सारी मूर्ति उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वे लोग उन मूर्तियों की तरफ देखते हैं वे तुरंत ही रुक जाती है। सभी समझ जाते हैं ये बचपन के उस गेम की तरह है, जब तक तुम मूर्तियों को देखोगे तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकती। और एक लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है और वो इस बार सक्सेसफुल हो गई थी। जिनवू ये सोचता है, पहला ये टेस्ट था कि भगवान के आगे सर झुकाओ, दूसरा ये टेस्ट था कि हमें भगवान के लिए गाना गलवाना है एंड फाइनल टेस्ट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हमें अपना फेथ भगवान पर प्रूव करना है, हमें यहाँ से नहीं भागना चाहिए। लेकिन तभी दूसरा हंटर भी वहाँ से भाग जाता है। जिनवू उन्हें बोलता है, अब यहाँ से और लोग नहीं भाग सकते। अगर हम लोगों में से एक ने भी किसी भी स्टैचू की तरफ से अपनी नजरें हटाई तो हम सभी मारे जाएंगे, प्लीज और कोई मत भागना। लेकिन हंटर किम ये बोलता है, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, मैं तुम लोगों की जान बचाना चाहता हूँ लेकिन उससे ज्यादा मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, आई एम सॉरी। और ऐसा बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। जिनवू रोने लगता है, फाइनली अब टाइम आ चुका है इस दुनिया से अलविदा बोलने का। मिस्टर सोंग बोलता है, जूही और जिनवू तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन तुम लोगों के आगे तुम्हारा फ्यूचर है, मेरे से जितना होगा मैं इन मूर्तियों को यहीं पर रोक कर रखूंगा, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जिनवू भागने की हालत में नहीं था और जूही के पैर कांप रहे थे। तो जिनवू मिस्टर सोंग को बोलता है, मैं ऑब्वियसली यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता और अगर बाहर मॉन्स्टर मिले तो मैं उनका भी काम कैसे तमाम करूंगा। आप स्ट्रोंग हो मिस्टर सोंग, मैं यहाँ पर रहकर अकेला ही आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक हो सकता हो, जब तक मैं इन मूर्तियों को घूरता रहूंगा, प्लीज यहाँ से भागो।
और फिर मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश करते हैं और वहां से उसे लेकर भाग जाते हैं। अब जिनवू अकेला बचा था और वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुका था। मैं मरने वाला हूँ। वो एक तलवार को उठाता है, तभी एक दूसरी मूर्ति उसके ऊपर हमला करती है। जिनवू अपनी तलवार से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमारा जिनवू बहुत कमजोर था। धीरे धीरे कर उसके शरीर का एक एक ऑर्गन कटने लगता है। उस पर काफी बार हमला हुआ था और देखते ही देखते उसकी जान चली जाती है। ऑल्टर के टॉप पर उसे रखने के बाद उसे सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। लेकिन तभी हमारे जिनवू के आगे एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें कि लिखा हुआ था करेज ऑफ द वीक, और ये एक सीक्रेट क्वेस्ट है। क्या प्लेयर इसे एक्सेप्ट करने वाला है? अगर नहीं तो तुम्हारा हार्ट 0.02 सेकंड्स में रुकने वाला है। और जिनवू यस पर क्लिक कर देता है और तुरंत अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। जिनवू देखता है उसके जो हाथ पैर कट गए थे वो वापस से इसके शरीर के साथ जुड़ चुके हैं। क्या वो सब एक सपना था? हो तो तुम जाग चुके हो। हेलो, मेरा नाम है वू जिनचुल और मैं हंटर एसोसिएशन की सर्विलियंस टीम का एक मैनेजर हूँ। अब वे लोग थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं। क्या मैं 3 दिनों के लिए अनकॉन्शियस था? और वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग और हंटर जूही, उनकी क्या हालत है? मिस्टर सॉन्ग का तो एक हाथ कट गया है और वो हंटर बनने से भी रिटायर हो चुके हैं, और जूही वो ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से अब वो और डंजन्स में नहीं जा सकती। तुम्हें पता है तुम लोगों में से सिर्फ 6 सर्वाइवर्स आए हैं डबल डंजन में से, लेकिन हैरानी की बात तो ये है जब तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए व्हाइट टाइगर गिल्ड गई थी तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम ही मिले थे, वो भी ग्राउंड पे पड़े हुए, और ना ही तुम्हारे आसपास कोई स्टैचू था और ना ही उसका कोई निशान। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मैं जानता हूँ, तुम कह तो ठीक ही रहे हो, और वैसे भी 6 के 6 लोग सेम चीजें बता रही है, तो फिर तुम लोगों का झूठ बोलना तो नामुमकिन है। लेकिन जिनवू, तुम्हारे जैसे एक ई रैंक हंटर का बचना एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। तो क्या तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है? तो गाइस, हंटर्स की जो पावर होती है वो अवेकनिंग पर डिपेंड होती है। जब एक बंदा अवेकन होता है तो उसकी रैंक को डिसाइड करा जाता है, जो कि होती है एस से लेकर ई रैंक। लेकिन कभी कभार 1-2 एक्सेप्शंस आ जाती है और एक हंटर ऑलरेडी अवेकन होने के बावजूद वापस से री अवेकन होता है, जिसकी की वजह से उसकी रैंक भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ पावर्स भी इंक्रीज हो जाती है। कभी कभार तो वे हंटर्स ए या फिर एस रैंक पर भी आ जाते हैं। तो वे दोनों जिनवू के लिए एक माना मीटर को लेकर आए थे। अगर जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है तो जब ये इसके ऊपर हाथ लगाएगा तो इसका नया लेवल पता चल जाएगा। लेकिन माना मीटर में तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 आई। इसका क्या मतलब है जिनवू अभी भी ई रैंक पर है, लेकिन सिर्फ ई रैंक पर ही नहीं, वो ई रैंक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है। और ऐसा बोलकर जिनचुल वहां से चला जाता है। जिनवू उनके जाने के बाद सोचता है शुक्र है उन लोगों ने इस स्क्रीन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। वहां पर लिखा आ रहा था यू हैव अ अनरीड मैसेज, और जिनवू को याद आता है जब ये मरने की कगार पर था तब इसकी स्क्रीन पर कुछ प्लेयर बनने का ऑप्शन आया था। लेकिन तभी यहाँ पर जिनवू की बहन जिन्हा आ जाती है। तुम्हें अपनी हेल्थ की ज्यादा अच्छे से केयर करनी चाहिए। तुम्हारी वजह से पता है मैं कितनी परेशान थी। सॉरी। तुम्हें पता है तुम्हें हमेशा चोट लग जाती है, जबकि सारे के सारे बंदे ठीक ठाक डंजन से वापस आते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर वापस से कभी इतनी चोट लगी तो मैं स्कूल छोड़कर मैं भी हंटर बनने की जॉब स्टार्ट कर दूंगी, ताकि तुम्हें वापस से हंटर ना बनना पड़े, समझ गए? हाँ आई एम सॉरी बहन, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन्ना, क्या तुम इसे देख सकती हो? क्या देख सकती हो? पागल वागल हो गए हो क्या? दीवार। जिन्हों समझ जाता है इस स्क्रीन को वाकई में कोई और नहीं देख सकता, तो जिन्हा वहां से जाती है और जिनवू उस स्क्रीन को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। इस स्क्रीन पर लिखा था प्लेयर के लिए एक स्पेसिफिक टास्क बनाया हुआ है। अगर प्लेयर ने उसे परफॉर्म नहीं करा तो प्लेयर को एक पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और डेली क्वेस्ट में थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब जिनवू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को देखता है तो उसमें लिखा हुआ था 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। लेकिन जिनवू को लगता है ये सब तो एक मजाक है, मैं इतना ट्रेन नहीं करने वाला। अब दूसरी तरफ हम एक हंटर की गिल्ड में देखते
देखते हैं जहां पर कोरिया की वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर चा है इन उसे गिल्ड का लीडर बोल रहा था। हंटर चा, आई नो आपका शेड्यूल काफी बिजी होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बी रैंक हंटर्स को ज्वाइन करो ताकि तुम उन्हें अच्छे से ट्रेन कर सको। हंटर चा मान जाती है और तभी रास्ते में चलते चलते लोग देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक डंजन ओपन हो चुका है। इसका की मतलब है अब एक ट्रैफिक जाम लग चुका है और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इस तरफ रात के 12 बज जाते हैं और जिन्हों ने अभी तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी थी तो उसके आसपास की सारी चीजें हिलती है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक डेजर्ट में जहां पर एक काफी बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर आया होता है और जिन्वू को इस मॉन्स्टर के आगे 4 घंटे तक सरवाइव करना था और ये तुरंत ही उसके पीछे पड़ जाता है। हॉस्पिटल के स्टाफ देखते हैं कि जिन्वू तो गायब हो चुका है, लग रहा है वह सुसु पट्टी करने गया है और यहाँ पर इसकी तो सुसु पोटी ही निकल रही थी। जिन्वू इस सेंटीपीड को हराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, वो बस पूरा टाइम भागता रहता है। जिन्वू अपने हर एक डिसीजन को रिग्रेट करता है, काश मैंने वो ट्रेनिंग कर ली होती, आज जिंदा तो होता। लेकिन तभी टाइम पूरा हो जाता है और जिन्वू तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाता है जहां पर वो गिरता है। जिन्वू समझ जाता है अगर उसने ट्रेनिंग नहीं करी तो इसकी जो पेनल्टी है वो उससे भी 10 टाइम्स हार्डर होगी। नर्सिस देखती है कि जिन्वू तो जमीन पर पड़ा है। अब अगले दिन से हंटर संग जिन्वू हमेशा अपनी ट्रेनिंग को पूरा करा करता था। जूही को पता चलता है कि जिन्वू तो जाग चुका है तो वो उसके लिए एक बुके लेकर जाती है, लेकिन वो देखती है कि जिन्वू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है। अब जिन्वू आज का गोल पूरा कर बैठा होता है। अगर मैंने डेली गोल पूरा कर लिया तो मुझे एक गिफ्ट मिलता है, फुल रिकवरी। हाँ तो जब से मैंने इस ट्रेनिंग को करना शुरू करा है मेरे को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसे कि मैं अपने लुक्स में, अपनी हेल्थ में, अपनी स्ट्रेंथ में डाल सकता हूँ। अब जिन्वू को ट्रेनिंग करते करते काफी टाइम हो जाता है और आज उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिला था जिसमें कि उसे एक की मिली थी और स्क्रीन पे लिखा आता है ये की है इंस्टेंस डंजन की। जिन्वू समझ जाता है ये जो स्क्रीन है, ये जो सिस्टम है, ये इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब जिन्वू दूसरे हॉस्पिटल में अपनी मोम के पास जाता है। दरअसल 4 साल पहले जो जिन्वू की मोम है उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसमें कि वो हमेशा के लिए सोने वाली है। इसे बोलते हैं एटर्नल स्लीप डिजीज। इस डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है और जिन्वू हंटर भी इसलिए बना था ताकि डंजन्स में इसे कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा स्टोन मिले जो कि इसकी मोम को ठीक कर सके। अपनी मोम से मिलने के बाद जिन्वू में काफी मोटिवेशन आई थी। वो रोज ट्रेनिंग करने लगा था, भाई के एब्स भी आ चुके थे। तो अब जिन्वू सोचता है कि मैं उस डंजन में जाऊंगा और ऐसा बोलने के बाद जिन्वू अपनी डंजन के बाहर खड़ा होता है और उसके हाथ में होती है वही की और जिन्वू की को घुमाकर डंजन को खोलता है। अंदर घुसते ही जिन्वू देखता है कि डंजन का जो गेट है वो सील हो चुका है, लेकिन तभी तुरंत ही उसके साइड में से एक लड़की जाती है तो जिन्वू समझ चुका था कि ये एक सेपरेट डायमेंशन में आ चुका है। जिन्वू सोचता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये डंजन काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। लेकिन एक नोटिफिकेशन आती है, अगर आपको ये डंजन छोड़ना है तो या तो बॉस को हराओ या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करो। जिन्वू सोचता है मैं इस डंजन को कैसे कॉन्कर कर सकता हूँ, मेरे पास तो ना कोई अच्छा सा इक्विपमेंट है और ना ही एक पार्टी। एक ई रैंक हंटर कैसे पूरे के पूरे डंजन को अकेला कॉन्कर कर पाएगा। लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी तो वो सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तभी जिन्वू के आगे कुछ गोब्लिन्स आ जाते हैं। जिन्वू इन तीनों से एक साथ लड़ने लगता है। जो जिन्वू एक गोब्लिन से भी हार जाता था वो आज तीनों से इक्वल टर्म्स पे फाइट कर रहा था। लेकिन तभी जिन्वू देखता है ये इनकी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा है तो वो एक गोब्लिन को मारता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे करते करते वो तीनों गोब्लिन्स को अकेला ही मार देता है। इससे पहले कि हमारे जिन्वू खुश हो पाता वहां पर एक वुल्फ आता है जो कि आते ही वापस से हमारे जिन्वू का डैगर तोड़ देता है। इस वुल्फ का नाम है स्टील फैंग्ड लेकेन और जिन्वू को काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। लेकिन वह वुल्फ जिन्वू पर हमला करना नहीं रोकता और जिन्वू के मुंह पर एक कट लग जाता है। ये काफी दिक्कत की बात है, यहाँ पर एक भी हीलर नहीं है। अगर मेरे को चोट लगी तो मैं यहीं पर हमेशा के लिए मर जाऊंगा, मुझे अपने आप को संभाल नहीं होगा। अब वुल्फ जिन्वू के ऊपर कूदता है लेकिन जिन्वू डबल जंप्स मारकर वहां से एस्केप कर जाता है। मेरी बॉडी ये कितनी हल्की है, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और ऐसा बोलकर जिन्वू उस वुल्फ को एक पंच मारता है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिससे कि एक ही पंच में वो वुल्फ दूर जाकर गिरती है। अब जिन्वू बार बार उसके ऊपर मुक्के मारता है लेकिन अब इस वुल्फ को आदत हो चुकी थी
तो इस पर जिन्वू के मुक्को का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन जिन्वू समझ जाता है कि ये अकेले इस वुल्फ को तो नहीं हरा सकता, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिन्वू सोचता है अगर मेरे पास कोई वेपन होता तो मैं इसका यहीं पर काम तमाम कर देता। तभी उसे याद आता है सिस्टम में तो एक ऑप्शन है जिसे कि इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है, और इसे इन्वेंट्री में कुछ वेपन्स दिखे थे। तो वो एक विंडो में से एक स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके के बाद वो स्टील फैंग्ड लेकेन को एक ही वार में मार देता है, और साथ ही साथ जिन्वू का लेवल अप भी हो गया था। अब जिन्वू को लगता है जब तक मेरे पास ये वेपन है मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ, और तभी वहाँ पर 2 और वुल्फ आ जाती है। जिन्वू अपने वेपन को देखता है जो कि नीचे जमीन में फंस गया था। अब ये वुल्फ वापस से जिन्वू पर हमला करती है। जिन्वू एक वुल्फ को डॉज करता है, दूसरी वुल्फ के मुंह पर हमला करता है, लेकिन वह वुल्फ जिन्वू का जो वेपन है वो अपने दांत से पकड़ लेती है, लेकिन जिन्वू उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है, जिसे कि देखने के बाद दूसरी वुल्फ वहां से भाग जाती है। अब जिन्वू साइड में बैठा होता है, उसका लेवल 2 हो चुका था। हर एक लेवल अप पर जिन्वू की सारी पावर्स ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। अब जिन्वू अपने डिफीटेड मॉन्स्टर्स के पास जाता है ताकि वो उनसे मैजिक स्टोन को निकाल सके, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता। तब जिन्वू को एक विंडो में दिखता है ये जिस भी मॉन्स्टर को मारता है उसका स्पेशल आइटम इसके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसे कि ये बेच भी सकता है। और जब ये एक वुल्फ के टूथ को बेचता है तो इसे 20 गोल्ड्स मिलते हैं। अब जिन्वू सोचता है ई रैंक पर मुझे 20 गोल्ड मिले हैं, इसका मतलब है इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो चलो जल्दी से चलकर बॉस का काम तमाम करता हूँ, वरना मैं इस डंजन में हमेशा के लिए कैद ही रह जाऊंगा। लेकिन उसके आगे बहुत सारी वुल्फ आ जाती है, तो जिन्वू अब एक एक कर उनसे लड़ने लगता है। धीरे धीरे कर जिन्वू सारी वुल्फ का काम तमाम कर देता है। जिन्वू को इन सारी वुल्फ को मारने के बाद एक टाइटल मिला था, वुल्फ असैसिन, और जिन्वू की स्वॉर्ड भी टूटने ही वाली होती है। जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में देखता है उसे काफी सारे इक्विपमेंट्स मिले थे, साथ ही साथ एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी। लेकिन जिन्वू सोचता है अब मेरे पास क्योंकि बैकअप आ चुका है तो क्यों ना मैं आगे बढ़कर देखूं इस डंजन में और कैसे कैसे मॉन्स्टर्स है, और बाकी अगर कुछ दिक्कत आई तो मैं टेलीपोर्ट तो हो ही सकता हूँ ना। अब जिन्वू धीरे धीरे कर आगे बढ़ता है और काफी अलग अलग मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। गॉब्लिन, लेकेन, सेंटीपीड्स, इन सभी का काम तमाम करते करते वो फाइनल बॉस के पास पहुंच जाता है। इस फाइनल बॉस का लेवल है 15, और जिन्वू को पता था अगर वो इस वेपन से लड़ेगा तो ये पक्का टूट जाएगा, लेकिन फिर भी जिन्वू स्टेयरवे से नीचे उतरता है। वो एक ट्रेन स्टेशन के जैसा था जहां पर एक काफी बड़ा स्नेक मॉन्स्टर अपीयर होता है, और एक ही स्ट्राइक में जिन्वू की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये यहाँ का बॉस है और इसकी स्पेशलिटी है पॉइजन। वो जिन्वू के ऊपर कूदता है, लेकिन जिन्वू अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर इसके बाद वो एक पूंछ की स्ट्राइक से जिन्वू को पानी के अंदर फेंक देता है। जिन्वू जैसे ही पानी से बाहर आता है इसके ऊपर एक ट्रेन आ रही होती है। जिन्वू बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगे? मैं वीकेस्ट हंटर था पूरे के पूरे मैनकाइंड का, लेकिन मैं कभी भी हारना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी जिन्वू उस मॉन्स्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। अब जिन्वू को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है अगर वो वीक नहीं होता तो उस डंजन में सभी को प्रोटेक्ट कर लेता, और उसकी पावर और ज्यादा अप होने लगती है, जिसकी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और उसके डिफेंस में काफी ज्यादा बूस्ट मिला था। और स्नेक मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है और आसपास के दीवारों में उसका सर भिड़ाता रहता है जब तक कि वो स्नेक मॉन्स्टर मर न जाए। और अब फाइनली जिन्वू ने अकेले ही एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया था। इस पूरे इंसिडेंस के दौरान जिन्वू 3 बार लेवल अप हुआ था, और इस बॉस को हराने के बाद जिन्वू को एक डैगर मिला था, जिसका की इफेक्ट था अगर ये इस डैगर को किसी पे भी मारता है तो उसके पास पॉइजन भी लग जाएगा, और इसकी रैंक C थी। और इसी के साथ साथ इसे इसका वेनम ग्लैंड भी मिला था, जो कि एक A रैंक इक्विपमेंट था। उसे मारने के बाद जिन्वू वापस से एक नॉर्मल से ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाता है और जल्दी से वहां से बाहर निकलता है। वो देखता है ट्रेन स्टेशन होने के बावजूद आसपास एक भी इंसान नहीं है। इसी के साथ साथ उसके पास एक सोल्जर आता है और बोलता है अबे तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं देखा था क्या? यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। ये स्वॉर्ड सॉरी सर, माफ करना, आप हंटर हो ना? हाँ मैं हंटर हूँ। हाँ तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर बैटल हो रही है। रास्ते में चलते चलते जिन्वू देखता है आसपास हर चीज तहस नहस हो चुकी है।
इसका की मतलब है कोई डंजन ब्रेक हो चुका है और मैजिकल बीस्ट बाहर आ चुके हैं। जिन्वू को वो सोल्जर बताता है सारे के सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को तो हमने मार दिया, लेकिन अगर कोई बचा है तो वो बचा है उनका बॉस। और जिन्वू को बॉस की प्रेजेंस महसूस होती है, जिससे कि एक पूरी की पूरी ऐसी पार्टी जिसमें कि एक हीलर, एक आर्चर, एक स्वॉर्ड्समैन, एक डिफेंडर सारे थे, वे लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वे इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जिन्वू देखता है ये जो पार्टी है इसमें 8A रैंक, 8E रैंक है, 2D रैंक है और बाकी के B रैंक है। साथ ही साथ जूही भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जूही ढंग से हीलिंग मैजिक को कास्ट नहीं कर पाती। उसे हमेशा वो डंजन ही याद आ रहा था। अब जिन्वू सोचता है मैं चाहूँ तो इस बॉस को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सकता हूँ, तो क्यों ना इसे ट्राई करा जाए। और फिर जिन्वू स्टांस लेता है और अपने डैगर को अपनी छोटी सी टूटी हुई स्वॉर्ड को इन स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है कि वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और बाकी हंटर्स मिलकर उसका बच्चा कुचा काम तमाम कर देते हैं। एक डिफेंडर पूछता है ओए सोल्जर, ये स्वॉर्ड ये कहाँ से आई? ये स्वॉर्ड, हाँ ये कहीं तो देखी थी, हाँ वो जो बंदा जा रहा है ना उसकी स्वॉर्ड है ये। और वो डिफेंडर समझ जाता है जिन्वू ने एक ही स्ट्राइक में एक गोलम को हरा दिया है और जिन्वू की लुक मैक्सिंग भी हो चुकी है, उसका फेस चेंज हो गया था। अब थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कुछ नर्स बात कर रही है। तुमने उसका चेहरा देखा, वो कितना हैंडसम हो चुका है, क्या वाकई में वो एक E रैंक हंटर है? हाँ बहन, स्टार्टिंग में तो वो काफी ज्यादा एवरेज था, लेकिन अब वो काफी क्यूट और हैंडसम हो चुका है। और इस तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपना डेली गोल पूरा कर रहा था। जिन्वू की बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी, भाई के 6 एब्स भी आ चुके थे। तभी यहाँ पर एक नर्स आ जाती है। अरे माफ करना, मुझे पता नहीं था आप एक्सरसाइज कर रही हो। जिन्वू अपने कपड़े पहनता है और पूछता है क्या आपको कुछ चाहिए? अरे हाँ, वो आज आप डिस्चार्ज होने वाले हो, आपको कैसे फीलिंग आ रही है? मुझे काफी खुशी हो रही है। वेल ठीक है, लेकिन पेपर वर्क खत्म करने के लिए रिसेप्शन पर आ जाना, ओके? हाँ तो बस इतना ही काम है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे एक और फेवर था। पूछो। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? बिल्कुल। अब हम देखते हैं हंटर योनो जो कि एक S रैंक हंटर है और टीवी में एक इंटरव्यू दे रहा है और जिन्हा जो कि जिन्वू की बहन है वो उसका इंटरव्यू भी देख रही है। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है। जिन्वू में इतने सारे चेंजेस देखने के बाद जिन्हा जिन्वू से पूछती है तुम एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? वैसे भी जहाँ तक मैंने नोटिस करा है तुम्हारी हाइट बढ़ चुकी है और ये एब्स, इनका तो क्या ही कहना। हाँ मतलब थोड़ी बहुत कर लेता हूँ मैं। तो प्लीज अपनी बहन की भी हेल्प करो क्योंकि मुझे भी लंबा होना है। ओए रुको, छाता लेते हुए जाओ बहन, हो सकता है आते हुए बारिश हो जाए। तुम बेकार में ही मेरा बैग भारी कर रही हो भाई। चलो ठीक है मैं चलती हूँ यहाँ से। अब जिन्वू वापस से अपनी स्टेटस विंडो खोलता है जिसमें आज का उसका डेली गोल पूरा नहीं हुआ होता। वो सोचता है पिछले डंजन में जो मुझे पॉइंट्स मिले थे उन्हें मैंने अभी तक यूज नहीं करा है। वो सोचता है इन पॉइंट्स को कहाँ यूज करना चाहिए। अगर मैंने स्ट्रेंथ को बूस्ट करा तो मेरी स्ट्रेंथ और अटैकिंग पावर तो काफी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं अपोनेंट पर अपना पंच ही नहीं मार पाऊँ तो इसका क्या ही फायदा। तो सबसे पहले मैं एजिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को बराबर ही इंक्रीज करूंगा और इसके बाद वाइटैलिटी और मैजिक इन पर बचे हुए पॉइंट्स लगाऊंगा। लेकिन तभी जिन्वू का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ जिन्वू बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। तुमने इस महीने कभी किराया नहीं दिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे मजबूरन तुम्हें तुम्हारे घर से निकालना होगा। प्लीज टाइम पर दे दिया करो यार। हो सर, मुझे डंजन में चोट लग गई थी और मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। हाँ तो कोई नहीं, चलेगा। मुझे अगले महीने 2 महीनों का किराया दे देना। ओके थैंक यू सर। अब जिन्वू बैठ जाता है और सोचता है E रैंकिंग गेट्स में मुझे इतने पैसे नहीं मिलते। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई रैंकिंग गेट्स में जाना होगा, लेकिन मेरी E रैंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊं तो मुझे हायर डंजन्स में जाने का मौका मिले। क्या मुझे अपनी रीअवेकनिंग की बात सभी लोगों को बतानी चाहिए? और वैसे भी इस दुनिया ने थोड़ी सोचा होगा एक ऐसा हंटर जो कि लेवल अप करते करते स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन सही यही रहेगा कि मैं अपनी लो प्रोफाइल रखूं। अगर लोगों को पता चला तो वो मुझे रिसर्च का गिनी पिग बना देंगे। सही समय आने पर मैं अपने आप ही लोगों को बता दूंगा। अब जिन्वू अपना डेली गोल पूरा करता है और करते करते वो पहुंच जाता है एक रेड के टाइम पर जहां पर हंटर डोंगसोक उसका स्वागत करते हैं। तभी उनकी पार्टी में से एक बंदा बोलता है, हंटर जिन्वू है ना? मैं इसे जानता हूँ, इसका निकनेम है वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। हंटर जिन्वू मुझे माफ करना,
आपको हमारी पार्टी के साथ ये सब सुनना पड़ रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं एक ई रैंक की हूँ। मेरी ई रैंक से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक सी रैंकिंग रेड है जिसमें कि मिनिमम 8 लोग चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पास तो बस लोग कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमने आप जैसे ई रैंक को भी बुला लिया है। और हाँ, हम $2 मिलियन आपको पे करेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़कर काम करते हो तो। जिन्वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ता है और बोलता है, मैं तुम्हारा बैग्स कैरी करने में मदद करूंगा। और क्या इस पार्टी में कोई हीलर है? नहीं, वो हम जनरली अकेले ही लड़ते हैं, और वैसे भी हीलर से पार्टी के मेंबर्स ज्यादा बढ़ते हैं। ज्यादा मेंबर्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग। हंटर जिन्वो के पास यो जिनहो नाम का एक बंदा आता है। जिन्हो को देखने के बाद जिन्वो सोचता है, एक डी रैंकर के पास इतना तगड़ा आर्मर कैसे आया? उसे लगता है इस बच्चे की फैमिली तो काफी अमीर होगी। अब जिन्हो और जिन्वो एक साथ चलने लगते हैं। जिन्हो जिन्वो को पका रहा होता है। आपको पता उस कंपनी का इन्वेस्टर वहां भाग गया। आपको पता है उस कंपनी में रेड पड़ गई। आपको पता है समय रैना का शो बंद हो गया। लेकिन तभी वे डंजन के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। डंजन का पोर्टल काफी बड़ा था और सभी लोग डर रहे होते हैं, लेकिन जिन्वो जिन्हो को बताता है डंजन के साइज से कुछ पता नहीं चलता। अगर हमें डंजन की रैंक पता करनी है तो हमें उससे मिलने वाली मैजिकल पावर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। चाहे डंजन कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी मैजिकल पावर्स डी रैंक या उससे नीचे है तो उसे लो रैंकिंग पार्टी इजीली क्लियर कर सकती है। अब सभी लोग अंदर एंटर होते हैं। क्योकान नाम का ये मेज अपने मैजिकल एबिलिटीज से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर देता है। सभी लोग देखते हैं आसपास एक भी मैजिक स्टोन नहीं है, जो कि जनरली डंजन्स में लाइट रखते हैं। जिन्हो जिन्वो से पूछता है, जिन्वो ये डंजन स्टोन्स क्या होती है? डंजन स्टोन्स वो स्टोन होते हैं जिनके की पास काफी कम मैजिकल एबिलिटीज होती है, लेकिन ये एक डंजन को रोशनी देने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास डंजन स्टोन है और माना स्टोन है, जो कि हमें मॉन्स्टर से मिलते हैं। मैं बस इन दोनों चीजों को मिक्सअप ना कर लूं। अब ये लोग जब आगे चल रहे थे तो इन्हें काफी सारे रास्ते मिलते हैं। जिन्वो अब हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? मैं उनकी आवाज सुन पा रहा हूँ। ऐसे मॉन्स्टर्स जो कि झुंड में अटैक करते हैं और लाइट से अट्रैक्टेड होते हैं। ओए सुनो, ये इंसेक्ट्स है, जल्दी से तैयार हो जाओ। उन्हें हमें जल्दी से मारना होगा क्योंकि उन्होंने हमें घेर रखा है। अब तभी एक टनल में से काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। उनका मेज उन सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी सारे एस्केप कर जाते हैं। धीरे धीरे कर सभी के सभी हंटर्स इन मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर रहे थे। ये छोटी छोटी एंड्स थी। जिन्हो जिन्वो को बोलता है, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। सर मेरे लिए ऑर्डर दो। तो हम चुप रहो, मुझे लड़ने दो, अपने आप संभालो। अब उनका मेज एक स्पेशल ब्लास्ट से सारे के सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देता है और हंटर डोंगसुक काफी ज्यादा खुश होता है। तुमने कैसे पता करा कि ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? इंस्टिंक्ट। काफी शार्प इंस्टिंक्ट है तुम्हारी। ओए लड़को, जल्दी जल्दी करो, हमें इनके माना स्टोन्स को इकट्ठा करना है। तभी इनका मेज बोलता है, मिस्टर डोंगसुक एक बार इधर आओ। कुछ मॉन्स्टर्स पे बाइट मार्क है जो कि हम में से किसी ने तो नहीं करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग किसी मैजिकल बीस्ट से बचकर भाग रहे हो और बस हम सिंपली सामने आ गए हो? कहीं कोई अंदर इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट तो नहीं? लेकिन मिस्टर डोंगसुक बोलता है, आगे कुछ भी हो हम उसका सामना कर सकते हैं। अब धीरे धीरे कर ये सभी लोग आगे जा रहे थे। डंजन काफी हार्ड था, लेकिन काफी इजीली ये इसे कॉन्कर कर रहे थे। जिन्हू को उसकी पार्टी पर काफी ज्यादा शक होता है क्योंकि ये लोग शुरुआत से ही अजीब वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब ये लोग चलते चलते बॉस रूम के बाहर आते हैं जहाँ पर काफी सारे स्टोन्स थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वैसे तो इन स्टोन्स की कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन जब इन्हें इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बेचा जाएगा तो ये काफी सारे मिलियन रुपए कमा सकते हैं। जिन्हो से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और फिर मिस्टर डोंगसुक के पास जाकर बोलता है, सर मैंने अभी जिन्वो का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। आपने इसमें क्या लिख रखा है कि जिन्वो को जो शेयर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक स्टोन से मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये जो स्टोन्स है ये केव का हिस्सा है और ये मॉन्स्टर से ड्रॉप नहीं हुए, तो क्या जिन्वो को इसमें से शेयर नहीं मिलना चाहिए? आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया? तुमने ठीक कहा, हम जिन्वो को भी उसका शेयर दे देंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें उस बॉस से निपटना होगा। इनका जो बॉस होता है ये होती है एक स्पाइडर।
लेकिन ये बॉस सो रहा था और डोंग सुक जिनवू और जिन्हो को बोलता है, देखो मैं कुछ इक्विपमेंट्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम्हें नहीं लगता हमें इस बॉस रूम में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए? ओए अभी वैसे भी वो सो रखी है और ऊपर से मेरे हिसाब से उसका पेट फुल है, तो वो तुम पर हमला नहीं करेगी। और वैसे भी जिन्हो ये तुम्हारी फर्स्ट एड है ना, हम तो ऐसे ही डील करते हैं, जस्ट ट्रस्ट में। और ऐसा बोलकर वे वहां से चले जाते हैं। अब बाहर जाने के बाद डोंग सुक एक मेज को बोलकर बॉस चैम्बर को सील कर देता है। इन्होंने इसे धोखा दिया था। जिन्वू को मिस्टर सोंग की बात याद आती है, जब तुम डंजन्स में जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपनी पार्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उन्हें बस पैसे कमाने से मतलब होता है। ऐसे लोगों से बचकर रहना। जिन्हा सोचता है उन लोगों ने इनके साथ धोखा करा है, अब ये लोग मरने वाले हैं। उन्हें बस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो इन लोगों को नहीं देनी थी। लेकिन जिन्वू ये देखता है ये जो मॉन्स्टर है ये जाग चुका है और अब ये भूखा भी है और जिन्वू की तरफ भी बढ़ रहा है। जिन्वू आगे आता है और जिन्हो को बोलता है, तुम आगे मत बढ़ना, मैं इसे अकेले संभाल लूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपना डैगर निकालता है और तैयार होता है इस मॉन्स्टर का काम तमाम करने के लिए। जिन्हो ट्राई करता है जिन्वू को समझाने का, सर ये जो आपके आगे बॉस खड़ा है ये मिनिमम हायर सी रैंक का होगा, प्लीज ध्यान से लड़ना और मेरे हिसाब से तो मुझे लड़ने दो, आप इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते। ये सही कह रहा है, बेशक मैंने लेवल अप कर लिया हो लेकिन मैं अभी भी वीक हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ब्लू वेनम फैंग कसाका को हराया है। बेशक ये मॉन्स्टर उनसे कितना ही स्ट्रोंग हो लेकिन मैं अब पिछले उस जिन्वू से काफी पावरफुल हूँ, मैं इसे भिड़ूंगा और इसे हरा दूंगा। अब जिन्वू काफी स्पीड में उसकी तरफ भागता है और एक जंप मारकर उसे थोड़ा इंजर्ड करता है। जिन्हो समझ जाता है जिन्वू काफी पावरफुल है, लेकिन ये ऐसा ई रैंक पर कैसे कर पा रहा है। और फिर जिन्वू इसके 8 के 8 पैरों से बचते हुए इससे फाइट कर रहा था। अगर उसने एक भी छोटी सी भी गलती करी तो जिन्वू मारा जा सकता है। ये जिस स्पीड से हिल रहा है और डॉज कर रहा है ये ई रैंक तो नहीं होगा। कहीं ये जो जिन्वू है ये अपनी रैंकिंग को फेक तो नहीं शो करता। मैंने ऐसा सुना है कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि अपने मैजिकल आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं ये उन फॉल्स रैंकर्स में से तो नहीं। और वो एक जमीन पर बैठ जाता है। जिन्वू अकेले ही इससे फाइट कर रहा था। इसका शल तो काफी ज्यादा तगड़ा है और मेरा फटीग भी बढ़ने लग गया है, मेरी वो स्पीड नहीं रही, मुझे जल्दी से इसका काम तमाम करना होगा। और अब वक्त आ चुका है इन डैगर की स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करने का। फिर वो उसके मुंह की तरफ हमला करता है, लेकिन तभी वो एक एसिड को फेंकता है और जिन्वू टाइम पर डॉज कर लेता है। इसके बाद वो अपने एक स्किल डैश का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो लाइट स्पीड में जाकर सीधा उसके मुंह पर हमला करता है, लेकिन फिर भी इसका डैगर उसे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं कर पाता। जिन्वू सोचता है अगर इस पर एक भी कट लग गया तो ये पैरालाइज हो जाएगा, मुझे और फास्ट भागना होगा और फास्ट। लेकिन तभी जिन्वू का फटीग लेवल 70 होता है और जिन्वू साइड में गिरता है। इससे पहले मॉन्स्टर उसका काम तमाम कर पाता, जिन्वू लेवल अप कर जाता है और फिर फुल रिकवरी के इस्तेमाल से वो एक हाई जंप मारता है और सीधा उस मॉन्स्टर के सर पर हमला करता है। वो एक बार पैरालाइज होता है लेकिन जिन्वू इससे नहीं मानता, वो बार बार उस ट्राई को परफॉर्म करता है जब तक कि वो मॉन्स्टर नहीं मर जाता। और मॉन्स्टर को मारते ही जिन्वू ने 3 लेवल अप कर लिए थे। जिन्वू फिर उसका माना स्टोन निकालता है। जिन्वू बोलता है, बॉस क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन कैरी करूं? और मैं आपका गियर भी कैरी कर सकता हूँ, ये लो पानी पी लो। वाओ, इसके एटीट्यूड में तो काफी फर्क आ गया। और जिन्हो अकेले ही सारे माना क्रिस्टल्स को माइन करने लगता है। हंटर डोंग सुक की पार्टी वहाँ पर आती है। ये लोग जिंदा है और इन्होंने बॉस को कैसे मारा? इन्हें लगता है कि यहाँ के बॉस को जिन्होंने हराया है और इसमें इसकी मदद करी है इसके इस गियर ने, क्योंकि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि ई रैंकर इतने पावरफुल सी रैंक मॉन्स्टर को हरा सकता। वो उसे बोलता है, और जिन्हो तुम यूजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन के बेटे हो है ना? हाँ, तो उससे क्या, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जिन्वू को मार दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। ये मैं सही कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका गियर छीन लूंगा, जल्दी करो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जिन्हो आगे बढ़ता है और जिन्वू देखता है जिन्हो तो इसकी साइड आ चुका है। तुम एक ई रैंकर की साइड ले रहे हो। अब क्या करना है डोंग सुक? सबसे पहले उस वीक बंदे को मारते हैं। और बच्चे, तुमने कभी पहले किसी ह्यूमन की जान ली है? लेकिन तभी जिन्वू के पास एक इमरजेंसी क्वेस्ट आती है, इसमें कि इसे 6 ह्यूमंस का काम तमाम करना था। अगर ऐसा नहीं करा तो जिन्वू के साथ काफी बुरा होने वाला है। जिन्वू सोचता है मेरे आगे तो बस 6 ही लोग हैं, क्या मुझे इन सब की जान लेनी पड़ेगी? तभी इनका मेज जिन्वू पर हमला करता है और जिन्वू दूर जाकर गिरता है।
जिनमें सोचता है मैं कैसे भूल गया था इस वर्ल्ड में डिसेप्शन, वायलेंस ये सब एक ह्यूज अमाउंट में है। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे इन्हें मारना ही होगा। क्या मैं ह्यूमंस को मार सकता हूँ? क्या ये मॉन्स्टर से कुछ अलग होगा? मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर सिस्टम चाहता है कि मैं ह्यूमंस की जान लूं तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अब जिन्हू थोड़ा सा पावर अप कर इनके आगे आता है और इसके चारों तरफ से ब्लैक ओरा निकल रहा था। एक हंटर आगे आता है। मिस्टर डोंगसुक, मैं इसकी अभी जान ले लेता हूँ। देखो, तुम हमें छू भी नहीं सकते, तो बस जल्दी से हमारे आगे घुटने टेक दो। लेकिन तभी उसका सर उसके धड़ से अलग होकर गिरता है। मिस्टर डोंगसुक डर जाता है। जिनाटे, जाकर इस पे हमला करो। इसने ये वेपन्स कहाँ से निकाला? जिन्हू इस तरफ सोच रहा होता है, मैंने एक ह्यूमन को तो मार दिया, लेकिन अभी भी 5 और को मारना है, अदरवाइज मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मुझे सरवाइव करने के लिए मारना ही होगा। अब जिन्हू इन सभी लोगों से अकेले ही लड़ने लगता है और एक एक कर वो 2 और बंदों को मार देता है। बचे थे तो टोटल 3 जने, इसमें से कि एक के पीछे जाकर वो उसका भी काम तमाम कर देता है और मेज को भी एक स्ट्राइक में मार देता है। डोंगसुक सोचता है ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हाई रैंकिंग डंजन बॉस से भिड़ रहा हूँ। हर एक सेकंड मेरे एक टीममेट की जान जा रही है। तुमने उनकी जान लिया है ना, लेकिन मैं एक सी रैंक हूँ, तुम मुझे इजीली नहीं हरा पाओगे। अब डोंगसुक हंटर जिन्हू पर हमला करता है, लेकिन जिन्हू उससे बोलता है, डोंगसुक तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतने भी नहीं। जब भी मैं किसी को मार रहा हूँ मेरा लेवल अप हो रहा है। तुम मुझे पहले तो हरा सकते थे, लेकिन अब नहीं। डोंगसुक सोचता है, ये पावर, इसने मुझे एक ही स्ट्राइक में जमीन पे गिरा दिया। कोई तरीका ही नहीं है कि ये एक ई रैंकर है। ओए रुको, तुम मेरी जान मत लो, मैं तुम्हें पे करूंगा। बताओ, तुम्हें माना क्रिस्टल चाहिए, एसेस स्टोन चाहिए या क्या चाहिए? 3 बार तुमने मुझे मारने की 3 बार कोशिश करी है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी शो करूं। ओए, मेरी बात सुन लो, तुम मुझे मारने के बाद बचकर नहीं भाग सकते। तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा भाई कौन है? मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा बोलकर वो डोंगसुक की जान ले लेता है। तभी पूरा का पूरा डंजन कोलैप्स होने लगता है और इन सभी लोगों को बाहर आना पड़ता है। बाहर हंटर एसोसिएशन से एक बंदी आई थी जो कि इन लोगों की बात सुनती है। तुम अकेले सर्वाइवर्स हो, डी रैंक और ई रैंक है ना? एक सी रैंक रेड में बस डी रैंक और ई रैंक बची है और बाकी सारे टीममेट्स तुम्हारे मारे जा चुके हैं। मुझे लगता है तुम डी रैंकर ने हमारे ही रैंकर भाई साहब को बचाया है ना? मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोग जिंदा बचकर बाहर आ सके, लेकिन मुझे काफी दुख है आपके टीममेट्स के मरने का। तो चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। जिन्हो जाने से पहले जिन्हो को बोलता है, ओके बॉस बाय, मिलते हैं आगे। दूसरी तरफ हम यूएस में देखते हैं एक नया हंटर जिसे कि मिस्टर डोंगसुक की मरने की न्यूज मिलती है और इसी के साथ हमारे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये जानना है कि ये मिस्टीरियस हंटर कौन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका अगला पार्ट देखना। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सोलो लेवलिंग के जो फैंस है। एंड ये पार्ट 1 है, इसके 3 और पार्ट आने वाले हैं, तो इस जर्नी में काफी मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा।